नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर मैं सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं ऋक् प्रतिसख्य पढ़ाऊँगी जो कि यूजीसी नेट सिलेबस के इकाई 2 में है। तो ऋक् प्रतिसख्य के रचयिता है शौनक और इसके भाष्यकार है उब्बट। ऋक् प्रतिसख्य पटलों में विभक्त है, इसमें अष्टादश पटल होते हैं। तो पहले हम समानाक्षर देखेंगे। अष्टौ समानाक्षराण्यधीतः। आरंभ से 8 वर्ण समानाक्षर संज्ञक होते हैं। तो वर्ण के आरंभ से 8 अक्षर अ, आ, री, री, ई, उ, ये 8 वर्ण समानाक्षर होते हैं। उसके बाद आता है संध्यक्षर। ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि। समानाक्षरेभ्यः उत्तराणि चत्वारि अक्षराणि संध्यक्षरसंज्ञकानि। औकारस्य ईकारेण ऊकारेण एकारेण ओकारेण च संधौ जानि अक्षराणि निष्पद्यन्ते तानि ए ओ ऐ औ। अर्थात ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि, अर्थात समान अक्षर जो होते हैं जो 8 समान अक्षर होते हैं उसके बाद में उसके उत्तर में जो 4 अक्षर होते हैं उसे ही संध्यक्षर कहा जाता है। इसे संध्यक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकारस्य ईकारेण, अकार का ईकार के साथ संधि होगा तो ए होगा, अकार का उकार के साथ होगा तो ओ होगा, अकार का एकार का साथ होगा तो आई होगा, औकार का ओकार का साथ संधि होगा तो औ होगा। तो ये 4 अक्षर को हम संध्यक्षर कहते हैं। उसके बाद आता है अघोष। अन्त्यः सप्त तेषाम् अघोषाः तेषामेव ऊष्माणाम् अन्त्यः। अन्त्यः सप्त तेषाम् अघोषाः। केषाम् अन्त्यः? किसका अंत में? अर्थात ऊष्मा वर्ण के अंत में जो 7 वर्ण आते हैं उसे ही अघोष संज्ञा कहा गया है। तो ऊष्मा वर्ण कितने होते हैं? ऊष्मा वर्ण तो 8 होते हैं। तो वो 8 ऊष्मा वर्ण के अंत में जो 7 वर्ण आते हैं, अर्थात पहला वर्ण को छोड़ देंगे, बाद में जो 7 वर्ण आता है वही अघोष संज्ञक होते हैं। ऊष्मा वर्ण देख लेते हैं। ह, तीनों श, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपबधानीय और अनुसार। इसमें से ह को छोड़ देंगे तो और जो 7 अक्षर बचे हैं तो वो ही अघोष संज्ञक होते हैं। तीनों सा, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपबधानीय और अनुसार, ये 7 अघोष संज्ञक होते हैं। तो अघोष के और एक सूत्र है वर्गे वर्गे च प्रथमौ अघोषौ। वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण भी अघोष संज्ञक होते हैं। 5 वर्ग है कु चु टू तू पू। तो क वर्ग के क ख, च वर्ग के च छ, ट वर्ग के ट ठ, त वर्ग के त थ, प वर्ग के प फ। ये पहला और दूसरा वर्ण ये अघोष संज्ञक होते हैं। उसके बाद देखेंगे सोष्म। जुग्मौ सोष्माणौ। वर्गे वर्गे च द्वितीय चतुर्थ वर्णौ वेदितव्यौ। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण सोष्म संज्ञक होते हैं। ऊपर हम पढ़े कि वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण अघोष संज्ञक होते हैं, सूक्ष्म में द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आ जाते हैं। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण सूक्ष्म संज्ञक होते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। ये द्वितीय और चतुर्थ वर्ण सूक्ष्म संज्ञक होते हैं। उसके बाद स्वर भक्ति। स्वर भक्ति ही पूर्वभागम अक्षरांगम। स्वर भक्तिस्तु पूर्ववर्ती रेफेण लकारेण वा संबद्ध वर्तते। हिंदी में देखेंगे स्वर के साथ जो र और ल होते हैं वह पूर्व स्वर वर्ण का अंग होता है। अर्थात स्वर वर्ण के बाद में र और ल होगा और ओ र और ल पूर्व स्वर वर्ण का अंग कहलाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे अदर्शी। यहाँ पर जो स में ई कार है वो स्वर वर्ण है, तो स्वर के बाद र आता है तो वो र ई का अर्थात स्वर ई का अंग कहलाता है और इसे स्वर भक्ति कहते हैं। ये र का एग्जाम्पल था। ल का एग्जाम्पल है शतवल्स। तो यहाँ पर जो ल है वो पूर्ववर्ती ब कार में जो अ कार है,
पूर्ववर्ती बकार में जो अकार है वो स्वर वर्ण होता है, तो स्वर वर्ण के बाद लकार आता है और वो लकार पूर्व स्वर वर्ण अ का अंग कहलाएगा, तो उसे ही स्वर भक्ति कहते हैं। सा द्विधा दीर्घ स्वर भक्ति, ह्रस्व स्वर भक्ति। तो स्वर भक्ति दो भाग में विभक्त है, दीर्घ और ह्रस्व। तो दीर्घ स्वर भक्ति क्या है, इससे पहले मैं कह देती हूँ। तो दीर्घ और ह्रस्व स्वर भक्ति को कैसे पहचानेंगे? यदि र ल के बाद एक व्यंजन वर्ण है तो वह दीर्घ स्वर भक्ति कहलाएगा, परंतु यदि र ल के बाद दो या ज़्यादा व्यंजन वर्ण आते हैं तो वह ह्रस्व स्वर भक्ति कहलाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे दीर्घ स्वर भक्ति का। द्राघी अस्य सार्ध मात्रा, दीर्घ स्वर भक्ति अर्ध मात्रा वाला होता है, तो व्यंजन वर्ण तो अर्ध मात्रा वाला होता है। यथा शतवल्सः, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ल के बाद जो स आता है एक ही व्यंजन वर्ण ल के बाद आता है, तो इसीलिए एक व्यंजन वर्ण आता है तो दीर्घ स्वर भक्ति है, और व्यंजन वर्ण तो अर्ध मात्रा का होता है। तो ह्रस्व स्वर भक्ति देखेंगे, आर्धनान्या, ह्रस्व स्वर भक्ति आधे से भी आधे मात्रा वाला होता है। अर्थात हम इसे पहचानेंगे कैसे? र ल के बाद दो या दो से ज़्यादा व्यंजन वर्ण। यहाँ पर बरसान, बरसान में जो र आता है, र के बाद य और न दो व्यंजन वर्ण आ जाता है, इसीलिए ये ह्रस्व स्वर भक्ति कहलाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यम, स्पर्श यमानुनासिकाः स्वनपरेषु स्पर्शेन्वनुनासिकेषु इमे चतुर्विधाः। जो स्पर्श वर्ण अनुनासिक होते हैं वही यम कहलाते हैं। तो यम चार भाग में विभक्त है। इमे चतुर्विधा, अघोष अल्प प्रणः, अघोष महाप्रणः, सघोष अल्प प्रणः, सघोष महाप्रणः। जो अघोष अल्प प्रण होते हैं तो वर्ग के पहला वर्ण होते हैं क, च, ट, त, फ। अघोष महाप्राण में दूसरा वर्ण आ जाता है, सघोष अल्प प्राण में तीसरा वर्ण, सघोष महाप्राण में चौथा वर्ण आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये 20 वर्ण यम संज्ञक होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रक्त। क्षमताम, रक्त, रक्त क्या होता है? रक्त संज्ञो अनुनासिकः, यस्य वर्णस्य अनुनासिक संज्ञा विहिता तस्यानेन रक्त संज्ञा विधीयते। यथा जैसे कि वर्ण का पांचवा वर्ण रक्त संज्ञक होता है, वर्ण का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है और वही रक्त संज्ञा होता है। व, न्य, न, न, म, ये 5 वर्ण रक्त संज्ञक होता है। उसके बाद हम देखेंगे संयोग संज्ञा। संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः, व्यंजन वर्ण का मेल संयोग कहलाता है। व्यंजन वर्णों का मेल संयोग कहलाता है। यथा 2 या 2 से ज़्यादा व्यंजन वर्ण का मेल होगा तो इसे संयोग कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे प में प और र 2 व्यंजन वर्ण है, स्त्र में श, त, र 3 व्यंजन वर्ण है, और स्ट्र में स, ट ये 2 व्यंजन वर्ण है, इसीलिए ये संयोग संज्ञक होते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रगृह्य। ओकार आमंत्रितजः प्रगृह्य, संबोधनात्मक पदस्य अन्ते विद्यमानस्य ओकारस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। अर्थात संबोधन के अंत में स्थित ओकार प्रगृह्य कहलाता है। जिसे हम संबोधन करके पुकारते हैं तो वो जो ओकार लगाते हैं और वही ओकार प्रगृह्य संज्ञक होता है। जैसे भानो, यहाँ पर ओकार है, विष्णु, ये जो ओकार है यही प्रगृह्य संज्ञक होता है। इसका और एक सूत्र है पदम चान्तः पूर्व पदान्तगस्य, अंत पद में स्थित हो तथा समाज से पूर्व या अंत में जो न हो ऐसा ओकार भी प्रगृह्य संज्ञक कहलाता है। और एक सूत्र है अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रगृह्य, अस्मे युष्मे त्वे एवं अमी ये 4 भी प्रगृह्य कहलाता है। अस्मे, जुस्मे, त्वे एवं अमी। उसके बाद आता है रेफित। उस्मा रेफी पंचमो नामी पूर्वः। नामी क्या होता है? अ और आ से भिन्न जो स्वरवर्ण होते हैं उसे हम नामी कहते हैं। तो नामी के बाद में जो उस्म वर्ण, उस्म का जो पंचम वर्ण आते हैं, पंचम वर्ण विसर्ग,
पंचम वर्ण क्या होता है? विसर्ग। तो उस्म में जो उस्म हम ऊपर पढ़े हैं उस्म में पंचम वर्ण आता है विसर्ग, तो वही विसर्ग को रेफित कहा जाता है। तो उस्म वर्ण हम पढ़े हैं ह, तीनों स, विसर्ग, ये जो ह, तीनों स, ये 4 और विसर्ग, ये 5वां वर्ण है। तो उस्म के 5वां वर्ण क्या है? विसर्ग है। तो वो नामी के बाद अगर विसर्ग उस्म वर्ण में जो पंचम वर्ण विसर्ग आता है तो उसे रेफित कहा जाता है। और नामी अर्थात अ और आ से भिन्न स्वर वर्ण होगा। एग्जाम्पल से देखेंगे, अग्नि रश्मि, यहाँ पर जो अग्नि ही, यहाँ पर ई के बाद जो विसर्ग आता है, ई के बाद विसर्ग आता है, यहाँ पर ई नामी है क्योंकि और आ से भिन्न स्वर वर्ण है, इसीलिए इसके बाद विसर्ग आता है, वही रेफित होता है। महोपवर्जित मीतोर यथोक्तम, मह और अपह से भिन्न अ अथवा आ के बाद आने वाले विसर्ग को रेफित संज्ञा होता है। यहाँ पर कहा गया है कि और आ से भिन्न स्वरवर्ण के बाद आने वाले विसर्ग से रेफित संज्ञक होते हैं, लेकिन यह इस सूत्र में कहा गया है कि मह और अप से भिन्न अ अथवा आ के बाद आने वाले विसर्ग को रेफित संज्ञा हो जाता है। अंतोदातमंतः, अंत पद यदि अंतोदात होगा तो वह भी रिफित कहलाएगा। अंत पद यदि उदात होगा तो वह रिफित कहलाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर ये विषय आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।